नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद चर्चित टॉपिक पर। देखिए, यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक आजकल सुर्खियों में बना हुआ है और ये इसका संबंध भारत की अर्थव्यवस्था से है, विशेषकर भारत की मौद्रिक अर्थव्यवस्था से है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि हाल के समय में RBI ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को लेकर के, यानी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। तो इस दृष्टिकोण से आज की चर्चा में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की जो बात चल रही है, इसका मतलब क्या होता है, और साथ ही हम इसमें ये भी समझेंगे कि भारत के साथ में और कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इसके साथ में रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के जरिए एक बेहतर आर्थिक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, देखो, आज की चर्चा में यह जो टॉपिक है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहां आपके लिए यह GS के पेपर 3 में भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिविधियों से संबंधित हो जाएगा, वहीं GS के पेपर 2 में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय है, उस दृष्टिकोण से भी यह आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर उभर सकता है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं और इसके पूरे विषय को एक एक कर करके अलग अलग स्तरों पर, अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर समझते हैं। हाल के संदर्भ में कई ऐसी गतिविधियां देखी गई हैं इस टॉपिक विशेष के कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए यहाँ पर एक विषय की बात मैं कर भी दूं कि श्रीलंका ने यह कहा है कि हम भारतीय रुपए को मान्यता देते हुए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम इसके उपयोग को महत्व देना चाहेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ और भी कई ऐसे देश हैं जो कि इस व्यवस्था को फॉलो करने की तैयारी में हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम एक एक करके देखते हैं, इसमें और क्या बातें निहित है। तो पहली बात यहाँ पर यह है कि 30 से भी अधिक देशों के द्वारा इस संदर्भ में प्रयास किया जा रहा है। कौन सा प्रयास? तो रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के कॉन्टेक्स्ट में भारतीय रुपए में व्यापार करने को महत्व देना। ठीक है, यहां पर क्या कहा जा रहा है कि भारतीय रुपए में व्यापार करना, किस चीज का? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, यानी भारत के साथ में व्यापार और साथ ही आपस में भी रुपए में व्यापार। अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर संकेत कर दूं कि यदि आपने कभी ध्यान दिया होगा तो आपको यह महसूस हुआ होगा कि वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जिस मुद्रा को सबसे अधिक महत्व मिला हुआ है, वह कौन सी मुद्रा है, वह कौन सी करेंसी है? वह डॉलर है ना। जब भी आप भारत के किसी भी देश के साथ व्यापार के बारे में पढ़ते होंगे, समाचारों में देखते होंगे, तो आपको जरूर यहाँ एक डॉलर नाम से जो शब्द है वह दिखता होगा, है ना। चाहे वो उसके सिंबल के तौर पर दिखे, चाहे वह शब्द के तौर पर दिखे, है ना, कि इतने करोड़ डॉलर का व्यापार भारत इसके साथ कर रहा है, इसके साथ कर रहा है, कुछ भी। ठीक है, तो डॉलर के कंटेक्स्ट में यहीं पर रुपए की बात की जा रही है कि रुपए में यह व्यापार हो, है ना। और इसी को लेकर करके न केवल 30 से अधिक देश, बल्कि जो भारत का एक निकटतम पड़ोसी देश है श्रीलंका, वो भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका में वर्तमान में जो गतिविधियां हैं वो बहुत ही आर्थिक तौर पर कमजोर गतिविधियां चल रही हैं, है ना। लंबे समय से जो श्रीलंका है वह आर्थिक संकट से गुजर रहा है ना। आर्थिक संकट से गुजरने के कारण इसके पास भुगतान संतुलन जो है एक असंतुलन की स्थिति में आ चुका है। भुगतान असंतुलन की स्थिति यहाँ पर पनप चुकी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। ठीक है, ऐसे में यहाँ पर डॉलर की कमी बहुत बड़े पैमाने पर है, डॉलर की अपर्याप्तता, और अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए भारत के साथ में जो यह रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात कर रहा है, यह इसके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। ठीक है ना।
तो यहाँ पर जो श्रीलंका जो है इस दृष्टिकोण से भारत के साथ एक बेहतर संबंध स्थापित कर सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो समझने की आवश्यकता है कि कैसे, अच्छा यहाँ पर देखो समझने की आवश्यकता है कि कैसे भारत और श्रीलंका के बीच में इस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ताना बाना है बुना जा सकता है। तो यहाँ पर एक खाते का मैं जिक्र कर रहा हूं जिसका नाम है वोस्त्रो खाता, है ना, वोस्ट्रो खाता। ठीक है, वोस्त्रो खाते का मतलब होता है कि किसी भी विदेशी देश का बैंक भारत में आकर करके भारत के किसी बैंक में अपना खाता खोलता है ना। उदाहरण के तौर पर जैसे श्रीलंका है, तो श्रीलंका का जो बैंक है वह भारत के किसी बैंक में आकर करके अपना खाता खोलेगा और वहाँ उसी के साथ में जो आदान प्रदान है, जो विनिमय है, एक्सचेंज है मुद्रा का, वो उसी खाते के माध्यम से किया जाएगा। तो इस खाते को वोस्त्रो खाता कहा जाता है। ठीक है, वोस्त्रो का मतलब होता है आपका खाता, यानी कि ये भारत में विदेशी बैंक का खाता होगा। ठीक है, और एक होता है नोस्त्रो खाता, नोस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है कि भारत का कोई बैंक विदेश में जाकर करके किसी बैंक में अपना खाता खोले, है ना। तो ये इसका मतलब होता है हमारा खाता, है ना, ये हमारा खाता विदेश के बैंक में खोला गया। और ये जो वस्तु होता है ये आपका खाता, आपका खाता हमारे यहाँ के बैंक में खोला गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब श्रीलंका चाह रहा है कि भारत के साथ में हम रुपए में आदान प्रदान करें, व्यापारिक लेन देन करें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत के साथ इस मुद्रा में करें, तो फिर भारत के अंदर, भारत के बैंक में इसका खाता होना चाहिए, इसके बैंक का खाता होना चाहिए, तभी तो उसके माध्यम से विनिमय होगा, लेन देन होगा, ट्रांजैक्शन होगा, है ना। तो इस दृष्टिकोण से भारत में वस्तु खाता इस बैंक यहाँ के यानी कि श्रीलंका के बैंक के द्वारा खोले जाने की बात की जा रही है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि वर्तमान में भारत में लगभग 18 ऐसे खाते खोले गए हैं, वोस्त्रो अकाउंट्स खोले गए हैं। कुछ रूस के हैं, कुछ श्रीलंका के हैं और एक खाता जो है वो मॉरिशस का है ना। यानी कि इन तीनों देशों के, रूस, मॉरिशस और श्रीलंका, इन तीनों देशों ने भारत के साथ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो रुपए के आधार पर व्यापार हो सकता है उसके लिए वोस्त्रो खाते का इस्तेमाल किया है। यानी इन तीनों देशों ने भारत के बैंकों में अपने अपने खाते खोले हैं हाल के समय में। ठीक है, और अभी हमने क्या बताया था कि 30 से अधिक देशों के द्वारा इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। तंजानिया, क्यूबा, सूडान, ये सभी जो देश हैं ये भी भारत के साथ में व्यापार करने के लिए इच्छा जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से यहां पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो रुपया है, जो भारत की करेंसी है ना, इंडियन नेशनल रुपी, INR जिसे हम कहते हैं, या इंडियन रुपी जो हम कहते हैं, इसके अंतर्राष्ट्रीयकरण का जो एक प्लेटफॉर्म है इस माध्यम से बनता हुआ दिखता है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, पहली बात तो ये कि रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण क्या होता है और रुपए का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर माना जाना, उसका इस्तेमाल करना, इन दोनों का क्या मतलब होता है? क्या ये दोनों एक ही है या फिर इन दोनों का आशय अलग अलग है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए समझना, है ना। पहला क्या है कि रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण, यानी कि रुपए का जो वैल्यू है, रुपए की डिमांड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों में हो रही है और साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें हम रुपए को तरजीह दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सीमा पार विनिमय में स्थानीय मुद्रा के इस्तेमाल को मंजूरी मिलती है। स्थानीय मुद्रा यहां पर क्या हो गया? रुपया हो गया, है ना। किसी भी मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के आशय के अर्थ में पहली बात ये हमें समझने की आवश्यकता है कि सीमा पार विनिमय में, है ना, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में, ध्यान रखिएगा, इसको मैं अंग्रेजी में भी
आपको बता देता हूं ताकि आपको अर्थ समझने में दिक्कत ना हो। ठीक, कई बार अर्थव्यवस्था और विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसे जो विषय हैं इसमें अंग्रेजी में आदमी आसानी से समझ जाता है कि नहीं, क्योंकि हिंदी के जो शब्द होते हैं वो थोड़ा सा अधिक जटिल होते हैं। एनीवे, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होता है, सीमा पार विनिमय होता है, विनिमय का मतलब क्या होता है, लेन देन, है ना। तो लेन देन में स्थानीय मुद्रा के इस्तेमाल को मंजूरी यदि दी जाती है तो हम कह सकते हैं कि उस मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है। और यहाँ पर बात चल रही है रुपए की, तो रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है। क्लियर। दूसरी बात कि आयात और निर्यात में, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, इसके साथ ही चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट में, और बाद में पूंजीगत खाता के विनिमय में भी रुपए को प्रोत्साहन करने पर जोर देने की व्यवस्था की जा रही है ना। इसकी पहल की जा रही है कि यदि ऐसा होता है तो हम रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर हम और आगे बढ़ सकेंगे, है ना। यहां पर जो दूसरी बात है क्या है, आयात निर्यात में, साथ ही चालू खाता में रुपए को प्रोत्साहन देने की बात की जा रही है। चालू खाता का मतलब कि वस्तु और सेवा में, है ना, वस्तु सेवा में आयात निर्यात, ठीक है। तो चालू खाता के अंतर्गत जो रुपए को प्रोत्साहन करने पर जोर दिया जा रहा है, इसको अधिक महत्व देने की बात है। साथ ही पूंजीगत खाते में भी जो एक्सचेंज होगा, विनिमय होगा, उसमें भी रुपए को प्रोत्साहन देने की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो इस लिहाज से यदि हम इस व्यवस्था को अपनाते हैं तो रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को हम और व्यापक तौर पर प्रसारित कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखो ध्यान रखना, तो यहां तक आप ये समझ पा रहे होंगे कि रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण किस चीज को दर्शा रहा है। अब दूसरी बात आई कि भाई रुपए का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर अपनाया जाना, है ना, इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर अपनाया जाना, तो यह अपने आप में अधिक महत्वपूर्ण पहल हो सकता है। लेकिन इस पहल को अपनाने से पहले ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो, क्योंकि जब ये होगा तभी इसके आगे का जो स्टेज है इसको देखा जा सकता है, उसको अपनाया जा सकता है। सिंपल सी बात है कि जो डॉलर है, डॉलर क्या है, वह एक अंतर्राष्ट्रीय करेंसी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर जाना जाता है, पहचाना जाता है, क्योंकि उसके पास में मौद्रिक जोखिम एकदम नहीं है ना। उसके जो अमेरिका है, अमेरिका के पास में बैलेंस ऑफ पेमेंट का एज सच कोई भी डेफिसिट नहीं है, घाटा नहीं, भुगतान संतुलन का कोई जोखिम नहीं है, कोई घाटा नहीं है। साथ ही उसके जो भी घाटे हैं वह अपनी घाटे की पूर्ति डॉलर में आसानी से कर सकता है। इसके अलावा जो अमेरिका है, अमेरिका विश्व की जो आर्थिक संस्थान है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो फिर IMF हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, यानी कि इन सभी के अंतर्गत जो भी नीतियां अपनाई जाती हैं, इन सभी संस्थानों में जो भी गतिविधियां अपनाई जाती हैं, उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल होता है, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर। तो ऐसे में डॉलर को ऑटोमेटिकली कहा जा सकता है कि एक इंटरनेशनल करेंसी का दर्जा मिला हुआ है ना। और व्यापक स्तर पर, पूरे विश्व में व्यापक स्तर पर इसकी जो डिमांड है, इसका जो वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा है ना। माना जाता है कि लगभग 88% जो विश्व में अर्थव्यवस्था का संचालन होता है वह डॉलर में ही होता है, उसके बाद यूरो में होता है ना। रुपए में तो मुश्किल से 1.7% या 1.6% इतना ही होता है संचालन, ठीक है ना। तो यहां पर ये चीजें समझने की आवश्यकता है। तो दो बातें अभी तक एकदम आप समझ गए होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर रुपए को अपनाया जाना और रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण, इन दोनों में एक अंतर है, ठीक है। क्या अंतर है वो आपने अभी देख लिया, ओके। चलिए अब हम इसको और आगे विचार करते हैं और इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें और क्या कुछ बातें निहित हैं। देखो, अब जो एक महत्वपूर्ण पक्ष है इस पूरे टॉपिक का वो ये है कि आखिर रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की जो बात चल रही है इससे क्या लाभ होगा, है ना। कुछ लाभ के बारे में भी तो समझने की आवश्यकता है ना, कि आखिर इससे क्या लाभ होगा जो इसको लेकर करके
इतने आर्टिकल्स अखबारों में आ रहे हैं, लोग चर्चाएं कर रहे हैं, आखिर इससे क्या लाभ की संभावना है, भारत की अर्थव्यवस्था पर इससे क्या सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि जो लाभ के कॉन्टेक्स्ट में चर्चा करने से पहले आपको यह बात जानकारी में हो जानी चाहिए कि आरबीआई के द्वारा, भारत का जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इसी साल यानी कि जुलाई 2022 में ही यह कहा गया था कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहित करने की हम कोशिश करें, आगे बढ़ें, और इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए जो अलग अलग देशों के द्वारा जो अपेक्षाएं की जा रही हैं, इच्छाएं जाहिर की जा रही हैं, इसी का नतीजा है। ठीक है ना। तो आरबीआई ने फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत यह पहल की है। बात समझ में आ रही है ना। 1999 में, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा स्टाइलिश हो गया है ना। तो फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, ठीक है, इस 1999 के तहत ही यह पहल किया गया है। ठीक है ना। और इसी के माध्यम से जो भारत की विदेश नीति में भी यह अपेक्षा जाहिर की गई है कि रुपए में व्यापार को हम और प्रोत्साहित करें। ठीक है, हाल के समय में आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि डॉलर की तुलना में रुपया कितना कमजोर होता जा रहा है ना। बात समझ रहे होंगे आप, कमजोर होने का मतलब कि रुपए का वैल्यू डॉलर की तुलना में गिरता जा रहा है। इसी को महत्व देते हुए भारत ने इस तरीके से जो कदम है, इस कदम को तरजीह दिया है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर इसको आगे बढ़ाएं, आगे समझे कि भाई इसमें क्या होगा। मौद्रिक जोखिम में कमी देखी जा सकती है। जो भारत हमेशा डॉलर के कारण चिंतित रहता है, डॉलर जब भी चढ़ता है तो फिर जो करेंसी है हमारे यहाँ की रुपया, उसमें वह कमजोर होता है, उसमें एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, उससे निजात मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि हम व्यापार डॉलर में नहीं बल्कि रुपए में ही करेंगे, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे रूस हो, चाहे वो कोई भी देश हो। यदि हम रुपए में व्यापार को ही बढ़ावा देंगे तो फिर हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था के मुताबिक ही तो रुपया आगे बढ़ेगी, है कि नहीं। तो यहाँ पर मौद्रिक जोखिम में की जो संकट की स्थिति पनपती है भारत के संदर्भ में, उसमें कमी आ सकती है। ठीक है, दूसरा यह है कि कारोबार में भी कम जोखिम हमें उठाना पड़ सकता है। जो हम विभिन्न देशों के साथ आदान प्रदान करते हैं वस्तु और सेवाओं के संदर्भ में, उसमें जो जोखिम की संभावना बनती है डॉलर के कारण, वह भी कम होगी। ठीक है, इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने की कम चुनौती का सामना हमें करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि विदेशी मुद्रा भंडार में यह अपेक्षा की जाती है कि आपके पास में डॉलर कितना है ना। भारत के पास में डॉलर में कितना है विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है ना। तो यह जो एक चैलेंज हमेशा उठता रहता है, यह चैलेंज भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि डॉलर की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम रुपए में ही व्यापार करेंगे, कारोबार करेंगे, तो डॉलर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो यह जो एक चैलेंज है, इससे भी छुटकारा मिलने की संभावना बढ़ सकती है। साथ ही बाहरी अस्थिरता का भारत को लेकर करके ज्यादा उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। जाहिर सी बात है कि जब भी बाहरी देशों में कुछ भी होता है, जैसे कि हाल के समय में कई ऐसी गतिविधियां हुई हैं, है ना, जैसे कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जो तेल संकट की स्थितियां देखी जाती हैं, अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वॉर की स्थिति देखी जाती है, ठीक है ना। तो ये सब जो एक उथल पुथल के दृश्य दिखते हैं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, उसके कारण डॉलर में उतार चढ़ाव होता है, फ्लक्चुएशन होता है। तो इन बाहरी परिस्थितियों से जो एक उतार चढ़ाव की स्थिति निकलती है, उससे हमें निजात मिल सकता है, क्योंकि हमें फिर डॉलर से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा, कोई ज़्यादा सरोकार नहीं रहेगा। और इस कारण से आप जो है बाहरी अस्थिरता को दरकिनार करते हुए और अपना जो व्यापार है, जिन देशों के साथ भी आप व्यापार करना चाहते हैं, वो आप धूमधाम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं लाभ के दृष्टिकोण से। क्लियर? अच्छा, आगे समझते हैं
कि भाई लाभ तो है लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। उन चैलेंजेस को, उन चुनौतियों को भी हमें समझना होगा, उनको एड्रेस करना होगा। जब तक हम इन चुनौतियों को नहीं एड्रेस करेंगे तब तक जो हमारा एक दृष्टिकोण है, अप्रोच है कि हम रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करें और इसको हम व्यापक तौर पर अलग अलग देशों के साथ में कारोबार के तौर पर इस्तेमाल करें, तो वह संभव नहीं हो पाएगा जब तक हम इन चैलेंजेस को दूर न करें। तो चैलेंजेस क्या क्या हैं इसे भी समझना जरूरी है ना। पहला तो यह है कि मौद्रिक नीति पर प्रभाव पड़ सकता है। जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ की जो घरेलू अर्थव्यवस्था है, यह घरेलू अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ की मौद्रिक नीति को निर्धारित करती है और इसका वैसे वर्षा होता है। हमारे यहाँ की यानी आरबीआई जैसी मौद्रिक नीति बनाता है, उसके हिसाब से जो हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था है वह संचालित होती है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है कि नहीं। जैसी मौद्रिक नीति वैसी अर्थव्यवस्था, जैसी अर्थव्यवस्था उसके अकॉर्डिंग आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है ना। कभी सीआरआर बढ़ाता है, कभी घटाता है, कभी एसएलआर बढ़ाता है, कभी घटाता है कि नहीं। कभी रेपो रेट में वृद्धि की जाती है, कभी कमी की जाती है ना। तो ये केवल हमारे अंदरूनी गतिविधियों से ही संबंधित है। लेकिन जब रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात की जा रही है तो ऐसे में इसका इम्पैक्ट व्यापक हो जाएगा, यह केवल घरेलू अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं रहेगा। तो ऐसे में जो मौद्रिक नीति है उस पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना आ सकती है ना। तो यहां पर यह चीज भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। दूसरा, आर्थिक समृद्धि के लिए अपेक्षित घरेलू पूंजी नहीं है अभी भारत के पास में। जाहिर सी बात है, भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देश के नाते भारत को बड़े पैमाने पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन फ्लो है, कैपिटल फ्लो है, या जो इन निवेश की संभावना है, निवेश की आवश्यकता है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। और इस लिहाज से यदि हम रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो जो निवेश है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कैपिटल यहाँ पर आता है, उसमें फिर रुकावट आ सकती है। तो इस चैलेंज को भी हमें एड्रेस करना होगा, ठीक है, कि इसको हम कैसे दूर करें। क्लियर। इसके अलावा अनिवासियों द्वारा रुपए की होल्डिंग से अस्थिरता पनप सकती है। जो गैर निवासी भारतीय, जो भारत के नागरिक किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, तो वो यदि मान लो कि भारत में आते हैं तो फिर वे डॉलर में यदि पैसा लाते हैं तो फिर वो यहाँ पर रुपए में एक्सचेंज करवाते हैं, है ना। और देन फिर यहाँ पर वो मान लो कि संपत्ति खरीदते हैं। मान लो कि अचानक से उनके साथ कोई संकट उत्पन्न हो गया तो फिर वह अपनी सारी संपत्ति बेच करके वापस चले जा सकते हैं। तो फिर होगा क्या, उनके कारण, उनके पास जो रुपए की होल्डिंग है वह, उसके कारण भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। यहाँ की जो स्टेबिलिटी है वो अनस्टेबल हो सकती है, अस्थिर स्थिति आ सकती है। तो इसको भी चेक करना होगा कि इसको हम कैसे नियंत्रित करें, ठीक है। रुपए की विनिमय दर यानी कि उसके वैल्यू की अस्थिरता भी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि वैश्विक मुद्रास्फीति जो है भारत की घरेलू मुद्रास्फीति से ज्यादा हो जाए, है ना, ऐसी संभावना बन सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल इनफ्लो यानी कि पूंजी का प्रवाह भारत में हो जाए। तो ऐसे में जो इन्फ्लेशन है वह एक उतार चढ़ाव की स्थिति में आ सकता है और इसके कारण जो इसका एक्सचेंज रेट है यानी कि विनिमय दर है वह भी उतार चढ़ाव उसमें भी आ सकता है, ठीक है ना। तो यह जो एक अस्थिरता है, यह जो एक इनस्टेबिलिटी है, इसको भी हमें चेक करने की आवश्यकता है। किन दो वजहों से? तो पहला तो एक ये है कि वैश्विक मुद्रास्फीति का घरेलू मुद्रास्फीति से ज्यादा हो जाना, है ना, अधिक होना, ठीक है। दूसरा यह है कि बड़ी मात्रा में
पूंजी का अंतर प्रवाह है ना, इसको अंग्रेजी में मैं लिख देता हूं कैपिटल इनफ्लो, कैपिटल इनफ्लो। ठीक है, ओके। तो यहां पर ये चीजें आपको समझने की आवश्यकता है कि यदि इन दोनों में से कुछ भी होता है तो फिर उसका जो असर है वो यहाँ के विनिमय दर पर पड़ सकता है, उसके वैल्यू पर पड़ सकता है। ठीक है, तो ये जो एक चुनौती है, इस चुनौती को भी देखना होगा, क्योंकि अब हम बात किस चीज में कर रहे हैं, रुपए में कर रहे हैं, डॉलर में नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है भाई, डॉलर तो अपने हिसाब से काम करता है, तो जब डॉलर की तरह रुपया भी काम करने लगेगा तो फिर उसको भी इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, अगला क्या है, अनिवासियों की रुपए की होल्डिंग के परिणाम स्वरूप यदि जो रीफाइनेंसिंग का रिस्क है वह भी बढ़ सकता है ना। जाहिर सी बात है, मैंने अभी शुरू में भी बताया कि अनिवासी यदि यहाँ पर रुपए की होल्डिंग करते हैं और वो यदि अपनी संपत्ति भारत में बेच करके वापस चले जाते हैं तो फिर उनकी संपत्ति तो यहाँ पर चली गई, दूसरे के पास चली गई, और उनके पास जो रुपया था वो रुपया लेके चले गए, या फिर उस रुपये को अब जहाँ भी वो रह रहे हैं वहाँ पर उसको कन्वर्ट करवा लिए, उसको डॉलर में अपना एक्सचेंज करवा लिए, है ना। तो फिर यह जो एक अस्थिरता है, यह अस्थिरता यहाँ पर देखी जा सकती है अनिवासियों के संदर्भ में, और इसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनिवासियों की रुपए की होल्डिंग के परिणाम स्वरूप जो बढ़ा हुआ पुनर्वित्त का जोखिम है, यानी कि वह फिर से यहाँ पर फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना, रीफाइनेंसिंग कर सकते हैं, जो वो रुपया ले गए थे वह फिर यहाँ पर उसको फेंक सकते हैं, तो उसका भी एक रिस्क हो सकता है और इस रिस्क को भी एड्रेस करना पड़ सकता है। ठीक है, इसके अलावा मूल्य अस्थिरता का संकट, इसको ऐसे आप समझिए कि यदि मूल्य स्थिर है ना, मूल्य यदि स्थिर है यानी कि प्राइस यदि स्टेबल है, ठीक है, तो प्राइस स्टेबल है तो जो मुद्रा है यानी कि करेंसी है, कौन सी करेंसी, तो रुपया, रुपया जो है अंतर्राष्ट्रीय विनिमय में, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का माध्यम बन सकता है। कौन, रुपया, है ना, कौन, तो रुपया बन सकता है अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का माध्यम, किस स्थिति में, जबकि मूल्य स्थिर है, प्राइस स्टेबल है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर चुनौती यह है कि भारत में जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति सामान्य तौर पर अधिक यदि होता है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का माध्यम वह कतई नहीं बन पाएगा, और ऐसे में जो यह शर्त है, यह शर्त पूरा नहीं हो पाएगा, इसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो यह जो चुनौती है, इस चुनौती को भी मद्देनजर रखना होगा कि जो मूल्य स्थिरता बनी रहे, जब मूल्य स्थिरता रहेगी यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी रहेगी, तभी जो मुद्रा के तौर पर हम रुपए का इस्तेमाल करेंगे, उसका इस्तेमाल हम अंतर्राष्ट्रीय विनिमय में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम प्राइस को स्टेबल ही नहीं कर पाएंगे तो फिर जो इसका इस्तेमाल विनिमय में किया जाना चाहिए था, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय में किया जाना चाहिए था, वह संभव नहीं हो पाएगा। और जब प्राइस स्टेबल रहेगा तो मुद्रास्फीति न्यूनतम होगी, प्राइस स्टेबल नहीं रहेगा तो मुद्रास्फीति ज्यादा होगी, है ना। तो अब यहाँ पर यह समझना होगा कि मुद्रास्फीति को हम कम करें, ठीक है, तब जाकर करके प्राइस स्टेबिलिटी होगी, और तब जो मुद्रा है यानी कि जो करेंसी है हमारे यहाँ की, रुपया जो है, वह अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का एक बेहतर माध्यम बन सकेगा, और तब हम इसका इस्तेमाल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा के तौर पर कर सकते हैं, या फिर हम इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, इन सभी चुनौतियों का समाधान निकालने की आवश्यकता होगी आने वाले समय में, यदि भारत सरकार चाहती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि हम रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण स्नेह कर करके आगे बढ़ाएं। ठीक है, अच्छा, अब हमें यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इससे जुड़े हुए क्या कुछ संभावनाएं हैं। ठीक है,
तो पहली संभावना यह निकलती है कि ACU, ACU का मतलब होता है एशियन क्लियरिंग यूनियन, है ना। इसको हिंदी में कहा जाता है एशियाई समाशोधन संगठन या संघ, जो भी आप कहें। एशियाई समाशोधन संघ, है ना। भारत इसका सदस्य है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। इसका गठन किया गया था 1974 में। कहां पर? तो ईरान के तेहरान में। और इस गठन के माध्यम से यह कोशिश की गई थी कि जो इस संघ से संबंधित जो भी देश हैं वो आपस में जो व्यापार है घरेलू मुद्रा में करें, है ना। इनमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इनमें कुछ महत्वपूर्ण देशों का मैं नाम बता देता हूं। उनमें तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका तो है ही, नेपाल भी है और ईरान भी है और मलेशिया भी है ना। एक दो और देश हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूं। तो इन सभी देशों ने मिल करके एशियन क्लियरिंग यूनियन, ये एशियाई समाशोधन संघ की स्थापना की थी और इसी के माध्यम से वे घरेलू मुद्राओं में विनिमय की योजना पर काम करने की कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है। तो यह एक संभावना के तौर पर दिखता है कि अब जबकि भारत भी चाह रहा है कि हम रुपए में व्यापार करें सभी देशों के साथ, तो इसकी भूमिका यहाँ पर बढ़ जा सकती है, ठीक है ना। तो यह एक पहली संभावना के तौर पर सामने आती है। दूसरा है कि द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के जरिए अंतर्राष्ट्रीयकृत रुपए की सार्थकता का आकलन संभव हो सकता है, ठीक है। जब रुपए का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में किया जाएगा, भारत चीन के साथ व्यापार यदि रुपए में करता है, मैंने एक गलत देश का नाम ले लिया है ना, खैर, भारत यदि रूस के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है, भारत यदि श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है, बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है रुपए में, तो फिर इसमें यह देखा जाएगा कि भाई यह कितना अधिक सार्थक भूमिका निभा पा रहा है, कितनी सार्थकता हो रही है इस व्यापारिक कारोबार की, है ना। और इससे रुपए की शक्ति, रुपए के सामर्थ्य का आकलन किया जा सकता है। क्लियर? आगे, घरेलू ब्याज दर और मुद्रा ब्याज दर को ऑफशोर रुपए बाजार से जोड़ने की पहल इसके जरिए की जा सकती है, ठीक है। यहां पर देखो, ध्यान रखना कि यहां पर मैंने लिखा है ऑफशोर रुपया बाजार। तो दो प्रकार का होता है बाजार, ऑनशोर और ऑफशोर। ऑनशोर का मतलब होता है कि घरेलू सीमा में ही रहते हुए एक दूसरे के साथ व्यापार किया जाए, भारत के अंतर्गत ही व्यापार किया जाए, तो वह हो जाता है ऑनशोर। यदि विदेश के साथ व्यापार होता है तो वो हो जाता है ऑफशोर, ठीक है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि घरेलू ब्याज दर और मुद्रा बाजार, इन दोनों को ऑफशोर रुपए बाजार से जोड़ने की पहल इस जरिए की जा सकती है, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के जरिए, ठीक है। यह एक संभावना दिखती है। साथ ही सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को बेहतर करने की जरूरत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होता है कि आपने मूडीज का नाम सुना होगा, है ना, आपने स्टैंडर्ड्स एंड पुअर का नाम सुना होगा। ये सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है उसको देखते हुए क्रेडिट देते हैं कि यहाँ पर निवेश करना या इस देश में कितना, किसी भी विदेशी कंपनी का, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का विश्वास कितना ज़्यादा होना चाहिए या कितना कम होना चाहिए। यदि आपकी साख अच्छी है तभी कोई विदेशी कंपनी आप में विश्वास करेगी, यदि आपकी साख खराब है तो आप में कोई विश्वास नहीं करेगा, है ना। किसी भी व्यक्ति की साख कैसे बनती है? यदि आपने किसी को कहा कि मैं इतने तारीख को आपका पैसा एकदम वापस कर दूंगा या एकदम आपका पैसा वापस मैं कर दूंगी, तो फिर और उसी तारीख को आपने उसका पैसा लौटा दिया तो आपकी साख मजबूत हो गई। और आपने टाल मटोल करना शुरू कर दिया तो फिर आपकी साख खराब हो गई, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को बेहतर करना
ज़रूरी हो जाएगा। भारत की अपनी जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है, यहाँ की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन ज़्यादा न हो और साथ ही यहाँ पर राजनीतिक गतिविधियाँ भी इस तरीके से संचालित हों ताकि उससे का नकारात्मक प्रभाव यहाँ की अर्थव्यवस्था पर न पड़े और साथ ही भारत की जो साख है यह विदेशी कंपनियों और विदेशी जो संस्थान हैं उनमें और मजबूत हो, चाहे वह विश्व बैंक हो, चाहे वह IMF हो, चाहे वह और भी कई सारे क्षेत्रीय बैंक हैं, उनकी साख भारत के साथ में मजबूत हो। ठीक है, तो यह जरूरी हो जाता है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था का आकार, वैश्विक GDP में शेयर और बेहतरीन सैन्य क्षमता का आधार भी यहाँ पर अपेक्षित हो जाता है। अमेरिका का डॉलर यूं ही मजबूत नहीं है। अमेरिका का डॉलर के मजबूती का कारण ये जो पक्ष हैं, ये पक्ष बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सिद्ध हो जाते हैं, है ना। अमेरिका की अर्थव्यवस्था का आकार बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है भाई, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है ना। वैश्विक GDP में शेयर उसका बहुत ज़्यादा है, साथ ही बेहतरीन सैन्य क्षमता उसके पास ऑलरेडी है, ज़बरदस्त है कि नहीं। तो ये जो खूबियाँ हैं, ये खूबियाँ भी भारत को लेनी पड़ेंगी। ये जब खूबियाँ भारत के पास आ जाएंगी तो फिर भारत का जो मुद्रा, भारत की जो मुद्रा है, भारत की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी धूमधाम से होगा और जो बाकी देश जो अभी चाह रहे हैं, 30 से ज़्यादा देशों की जो हमने शुरू में चर्चा की कि वो चाह रहे हैं कि भारत के साथ हम व्यापारिक कारोबार को बढ़ाएं और रुपए में व्यापार करें, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस संख्या में और इजाफा हो और केवल भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण ही नहीं हो, बल्कि भारतीय मुद्रा जो है वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर अपने आप को स्थापित कर ले। लेकिन इसके लिए यह जो पक्ष है, यह पक्ष बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है ना। तो आज की चर्चा में हमने कुल मिलाकर के ये समझने की कोशिश की कि भारत की मुद्रा या रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को लेकर करके जो आजकल चर्चा का बाजार गर्म है, उसमें क्या कुछ पक्ष और चैलेंजेस की बातें सामने आती हैं, भारत को इस दृष्टिकोण से क्या करने की आवश्यकता है और जो वर्तमान में भारत के मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण या फिर भारत की मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर अपनाने के संदर्भ में एक जो संशय है, उस संशय का क्या समाधान होना चाहिए, क्या उसका समाधान है, क्या उसका मतलब है, इस पर अभी हमने विस्तार से चर्चा की। ठीक है, सभी पक्षों को हमने एक एक करके देखा। अब इस पर आधारित एक बहुत ही आसान सा सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलिएगा। प्रश्न है, एशियाई समाशोधन संघ एशियन क्लियरिंग यूनियन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है। भारत इसका सदस्य नहीं है, यह एक रक्षा सहयोग संगठन है। सही नहीं है, सही है पूछा गया है, कौन सा से कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और न ही दो। इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसका रिप्लाई भी दीजिएगा और साथ ही यदि ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।